ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। जी हाँ, नमस्कार। मैं सौरभ श्रीवास्तव, एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंदा सर की टीम से। आपका स्टार्टअप, अपना स्टार्टअप रियल टाइम पे रियल मनी कैसे मिलेगी, आपने सोचा है? आज हम आपको बताते हैं कि हमारे विवेक सर अपने नए मेहमान के साथ, प्रतीक पोदार जी के साथ, जो कि नेक्सस वेंचर के पार्टनर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके साथ खास बातचीत, खास स्टार्टअप के लिए, जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप के लिए क्या रणनीतियां होती हैं, उनके बारे में जानते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, क्या क्या हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिताएं हैं स्टार्टअप शुरू करने से पहले। तो आइए सुनते हैं। ऑल स्टार्टअप्स का है और यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन कंपनी, यूनिकॉर्न्स की बारिश हो रही है। यानी कि स्टार्टअप्स अपने बुल रन पे हैं इस समय। और जो वेंचर कैपिटल है हमारे देश में, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, 2021 में इनका ग्रोथ 150% हुआ और चाइना के वेंचर कैपिटल्स का ग्रोथ 97% हुआ। यानी कि इंडिया में इस समय सही समय है जब वेंचर कैपिटल फंड वो भी ग्रो कर रहा है और स्टार्टअप भी बहुत तेज ग्रो कर रहा है। 37 स्टार्टअप इसी साल में $1 बिलियन कंपनी बना चुके हैं अपनी। अभी तक यूनिकॉर्न बोलते हैं उसको। इंडिया में $60 बिलियन कंपनी केवल स्टार्टअप्स में यंग बच्चों ने बना दी है और अगर यही रेट चलता रहा ये 100 से ज्यादा पार कर जाएगा बहुत जल्दी। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज ऐसे ही अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं, मैं आपको एक खास व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं, आप मुलाकात करवाने वाला हूं। जिनसे मैं मुलाकात करा रहा हूं उनका नाम है प्रतीक पोदार। ये वो आदमी है, ये नेक्सस वेंचर इनके फंड का नाम है, उसमें प्रिंसिपल यानी कि सीनियर मोस्ट आदमी है। और इन्होंने अपना पैसा डाला है अनअकैडमी में, जोमेटो में, स्नैपडील में, रैपिडो बाइक टैक्सी में, डिलीवरी में, सारी अच्छी कंपनीज में, व्हाइट हैट जूनियर में, जोलो में। इन्होंने ऐसे स्टार्टअप्स को बिल्ड किया है, उनको पैसा दिया है। आपको भी पैसे की जरूरत है, इसको पूरा ध्यान से अटेंड करिएगा। आज स्टार्टअप्स इस समय बढ़ते जा रहे हैं देश में। कुछ स्टार्टअप तो बहुत जल्दी फंड रेज कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्या करा जाए उस फंड रेजिंग के लिए, तो आज सारे प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। पहले प्रतीक पोदार के बारे में समझ लेते हैं। नेक्सस वेंचर, इसको ये हेड करते हैं, आईआईटी बॉम्बे के पढ़े हुए हैं, मॉर्गन स्टैनले और द ब्लैकस्टोन ग्रुप में ये लीडिंग रोल्स निभा चुके हैं। इसके बाद ये अपने 3 स्टार्टअप अपने खुद के भी बिल्ड कर चुके हैं। इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और मैं आप सबके बिहाफ पे इनसे कुछ प्रश्न करने वाला हूं कि आप राइट फंडिंग कैसे मिलेगी, राइट स्टार्टअप राइट टाइम पे कैसे बिल्ड करके आप भी एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं। तो प्रतीक पोदार अपने इन डेप्थ एक्सपीरियंस और विजडम के साथ आज आपसे बात करने लगेंगे। तो प्रतीक जी, आपका इंट्रोडक्शन दिया हमने, अब स्वागत है आपका। और मेरा पहला प्रश्न है, जो अच्छे बड़े फंड्स हैं उनका अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो रहता है, वो रिस्पॉन्ड भी आराम से करते हैं और जब मीटिंग भी फिक्स करना हो तो बोलते हैं लेट्स मीट थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ टुवर्ड्स द फ्राइडे इवनिंग 4 PM। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो तो लगता है कि भाई मैं तो इतना तैयारी करके बैठा हूं, इतना अग्रेशन में उतना कर रहा हूं, लेकिन अभी एक वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी, वो अपना ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कभी कभी लगता है कि चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस परिस्थिति के अंदर जब ऐसा आंसर मिलता है तो हताश हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर, उसको लगता है इतना स्लो, इसका मतलब ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसकी क्या मानसिकता होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की एक स्टार्टअप? तो विवेक जी, अगर किसी वीसी ने ये बोला है कि वो अगले महीने फ्राइडे को मिलेंगे, तो लाइक यू सेड उसको इंटरेस्ट कम है। 10 साल पहले मार्केट ऐसा नहीं था। 10 साल पहले इन्वेस्टर्स ज्यादा थे, एंटरप्रेन्योर्स कम थे। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हैं और हमें भी मालूम है कि हमें कंपीट करना है और जल्दी से जीतना है। तो अब तो चीजें बहुत फास्ट मूव करती हैं। इनफैक्ट आप तो आर्टिकल्स ये पढ़ते हैं कि 3-3 4-4 दिन में फंडिंग हो रही है। तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर किसी एंटरप्रेन्योर के साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब उस फंड को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो कि गलत नहीं है। फंड का अपना एक मैंडेट है, अपना रूल है, अपना तरीका है देखने का। उसके लिए वो कंपनी फिट नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है वो कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी खराब है। प्रतीक जी, अभी एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एक स्टार्टअप की जिसकी एस्पिरेशन बड़ी है वो भी फंड रेज करना चाहता है, आप बहुत सारे बिजनेस इवैल्यूएट करते हैं, आपने इंडिया में बहुत सारे बिजनेस को फंड किया है, एंटरप्रेन्योर्स को फंड किया है, अगर आप सुझाव देना चाहें कि वो क्या 3 स्टेप का प्रिपरेशन करें फंड रेज से पहले, तो वो 3 सुझाव आप क्या देना चाहेंगे
कि भैया पहले ये तैयारी करो, उसके बाद किसी इन्वेस्टर के पास जाओ। तो विवेक जी, एक जो गलती मैं लोगों को करते हुए देखता हूँ कि लोग कोल्ड ईमेल डालते हैं बिना ये देखे कि मैं, जो मेरा फंड है, जो मेरे फंड का माइंडसेट है, जो मेरे फंड का मैंडेट है, वो उनके रिक्वायरमेंट के लिए फिट होता है नहीं होता। जी। तो हर इन्वेस्टर का अपना अपना तरीका होता है, अपना 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 एक एरिया होता है जिसमें वो देखता है। तो जैसे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज देखेंगे, नॉन टेक देखेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि एंटरप्रेन्योर को वो रिसर्च कर लेनी चाहिए कि वो फंड उस तरह के स्पेस में पैसा डालता है कि नहीं डालता, उतना पैसा डालता है कि नहीं डालता। राइट। दूसरा, बिफोर रीचिंग आउट, एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस प्लान सोच के रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। और बिजनेस प्लान का मतलब ये नहीं कि बहुत डिटेल नंबर्स होना है कि मेरा अगले साल इतने रुपए आएंगे, उसके अगले साल इतने आएंगे, बट ब्रॉडली कि मैंने अभी तक ये कर लिया है, मुझे इतने पैसे मिलेंगे या इतने पैसे मुझे चाहिए, तो उसके बाद मैं ये प्रॉब्लम और फिक्स कर लूंगा और फिर मैं इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। और उस स्टेज पे पहुंच के या तो मैं पब्लिक हो जाऊंगा, या मैं बिक जाऊंगा, या मैं प्रॉफिट से डिविडेंड दे पाऊंगा, या मैं और फंड रेज करूंगा। जो भी है वो सिचुएशन डिफाइन कर देना होगा। तो आप डिफाइन कर पाएंगे तो सामने वाला आपको बेटर देख पाएगा कि आपके लिए वो फिट है कि नहीं। तो वो बिजनेस प्लान बना के बात करनी चाहिए। तो बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स ये भी गलती करते हैं कि बस वो आइडिया होता है और फिर वो पूछते हैं कि अच्छा बताइए आपको क्या चाहिए, तो वो उसमें बैक एंड फोर्थ में टाइम वेस्ट होता है। तो ये दो प्रिपरेशन मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर को जरूर से कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। आप बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी वो टॉप 2 3 4 गलतियां हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को, एक फाउंडर को स्टार्टअप के अवॉइड करनी चाहिए, जो आपको बार बार दिखती हैं और आपको बुरा लगता है कि ये गलती क्यों बार बार ऐसा ही बिजनेसेस क्यों दिख रहे हैं आपको? तो कौन सी गलतियां आप चाहते हैं कि सुझाव देना चाहेंगे, इनसे बच के रहो भाई, नहीं तो आपको बिजनेस में बहुत नुकसान होगा? मेरे हिसाब से गलती जो लोग करते हैं बहुत बार स्टार्टअप बनाते वक्त, वो ये करते हैं कि फर्स्ट 2 स्टेप तो दिखते हैं बट उसके आगे के स्टेप्स नहीं दिखते। तो बहुत बार आपका जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म अच्छा होता है बट लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नहीं हो पाता। ये गलती लोग करते हैं। अब ये, इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे एक बिजनेस बनाना है जिसमें मैं पैसे बनाऊंगा, वो गलत नहीं है। लेकिन जो बड़ा बिजनेस बनाने का लोगों की इच्छा होती है, लेकिन वो कई बार प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट नहीं होती। तो लोग चालू करते हैं कि अच्छा जी चालू तो करते हैं, देखते हैं, फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि तो मार्केट ही छोटा था। एक ये गलती करते हैं लोग। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि शुरू में को फाउंडर वाले जो रिलेशनशिप होता है उसको बहुत क्लियर नहीं करते। तो लोग अपने रिश्तेदारों को साथ चालू कर देते हैं कि वो पैसा लाएगा मैं काम करूंगा, या शुरू में हस्बैंड वाइफ चालू कर देते हैं। तो वो सब में थोड़ा चैलेंज ये होता है कि स्किल सेट आपने शुरू में ठीक से बनाया नहीं कंपनी का, और जब स्केल करने की बारी आई तो फिर वो अब कैसे करेंगे। शुरू में ही रोल्स और गोल्स अपने को फाउंडर्स के डिफाइन हो जाने चाहिए और उनकी कॉम्पिटेंस के मुताबिक। पर जैसे बूटस्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छा कर पाती हैं, बिना फंड रेज करे भी बहुत अच्छा कर पाती हैं। आज हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बिजनेस, वी आर आल्सो बूटस्ट्रैप्ड, वी आर कंप्लीटली डेट फ्री, इक्विटी फ्री। आज हमारा कैगर 300% है। हमारे कैश ग्रोथ और प्रॉफिट, ये सीजीपी डैशबोर्ड हम बना के उनको कंट्रोल में लेके चलते हैं। आपका क्या सुझाव है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी स्टार्टअप को ऑर्गेनाइजेशन बूटस्ट्रैप रन करना है और एटलीस्ट पहले 2 3 साल खुद ड्राइव करना है, उसके बाद फंड रेज पे जाना है, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? तो विवेक जी, अगर आप बूटस्ट्रैप कर सकते हैं तो बूटस्ट्रैप करना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस बूटस्ट्रैप हो ही नहीं सकते क्योंकि आपके लिए, आपको एक मिनिमम पैसा चाहिए उसको प्रूव करने के लिए, टाइम लगता है उसको बनाने में। आपने बूटस्ट्रैप इसलिए किया क्योंकि आपकी पर्सनालिटी थी, आपकी नॉलेज थी, आपकी लर्निंग थी, जो आपने धीरे धीरे चालू किया। आपने कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को बताना चालू किया, वीडियोस बनाए, लोग आपको जानने लगे, थोड़े बहुत पैसे आए, धीरे 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 आप बड़े होते गए। तो आपके पास आपको चालू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे, ना आपको मार्केटिंग करने के लिए पैसे चाहिए थे, ना आपका कोई कंपटीशन था जो कि बहुत पैसे चला रहा था जिसके कारण आप पीछे हो रहे हैं। ये सब चीजें जब होती हैं तो जरूरी होता है पैसे रेज करना। ज्यादातर फंडेड कंपनीज जो होती हैं वो बूटस्ट्रैप के बाद बनी नहीं सकती थी, और इसलिए ज्यादातर बड़ी कंपनीज बूटस्ट्रैप ही हैं, व्हिच इज ऑल ओके। इनफैक्ट टेक कंपनीज में भी ब्राउजर स्टैक, विंगीफाई, ये 2 कंपनीज ने पैसे कभी रेज ही नहीं किए और फिर भी बहुत बड़ी हुई। तो टेक कंपनीज भी बिना 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 फंड रेज किए बनती है। रेट गेन करके कंपनी है, तो टेक कंपनीज भी बिना फंड रेज किए बनती है। लेकिन अगर फाउंडर नहीं बना चाहता, फंड रेज करना चाहता है, तो उससे हमारा भी फायदा है कि हमें उसके ग्रोथ में एक्सेस मिलता है, कि उसके ग्रोथ के साथ हम भी पैसे कमाते हैं, और फाउंडर का भी फायदा है कि वो चीजें जल्दी कर सकता है, नहीं तो टाइम लगता है। आप दोनों साइड पर रहे हैं, आपने अपना स्टार्टअप भी किया और आज आप स्टार्टअप को फंड भी कर रहे हैं। तो चलिए आज इस दृष्टिकोण से समझते हैं कि आप क्या देख रहे हैं एक स्टार्टअप में। बहुत लोग आज आपको सुन रहे हैं,
आज हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप किन पैरामीटर्स पे ध्यान देते हैं किसी भी एक स्टार्टअप को, अगर आप वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको अपना धन देना चाहते हैं और उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को पूरा करने में आप मदद करना चाहते हैं, तो क्या नजर कहाँ रहती है आपकी? तो देखिए, इसमें पहले जैसे आपने बताया कि हमारा फंड करीब 2,500 करोड़ का फंड है। 2,500 करोड़ का फंड होने का मतलब ये है कि मेरी अच्छी कंपनीज मुझे उस ऑर्डर में पैसा वापस करनी चाहिए। तो मेरी अच्छी कंपनी 2,500 करोड़ मुझे वापस करनी चाहिए। मैं करीब 15, 20, 25% इक्विटी रखूंगा कंपनी में। मतलब मेरी अच्छी कंपनीज 5, 6, 8,000 करोड़ की कम से कम होनी चाहिए। मेरे लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, मार्केट साइज। अगर मार्केट साइज बड़ा नहीं है तो हमारे लिए फिट नहीं। दूसरा, टीम। टीम सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि टीम फाइनली साथ में काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, टीम में पैशन है कि नहीं है, टीम बाकी लोगों को हायर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जब तकलीफ आएगी तो रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, तो परसिवरेंस है कि नहीं। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा टाइम हम टीम पे स्पेंड करेंगे। और तीसरा है अप्रोच। और वहां जो मैंने पहले बोला कि आपका अप्रोच डिफरेंट क्यों है, आपको क्यों लगता है कि आपकी सोच अलग है, आप ऐसा क्या सोचते हैं या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं मानते। अगर ऐसा कुछ है तो आप उस डायरेक्शन में कंपनी बना पाएंगे। अगर आप भी वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूं, जो सब सोचते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है कंपनी बनाना। बड़ा बिजनेस भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है और एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहा है जहां पे हम एंटरप्रेन्योर्स को, सोलोप्रेन्योर्स को, एसएमईज, एमएसएमईज को हैंड होल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे कंज्यूमर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, लेकिन अगर ये किसी वीसी के पास जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मेरे को एक वेंचर कैपिटल, एक फंड मुझे हैंड होल्ड भी करेगा? ऐसा हम सुनते हैं कि एक्सीलरेटर्स, इनक्यूबेटर्स, इनके बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं आज कि क्या वो हैंड होल्डिंग की अपेक्षा, की एक्सपेक्टेशन उनको रखनी चाहिए? मेरा 50-60% टाइम जो होता है वो कंपनी के साथ काम करने में जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं कंपनी के ऑफिस में जाके फाउंडर के साथ काम कर रहा हूँ, बिकॉज वो एफिशिएंट नहीं है। देखिए, फाउंडर मुझसे ज्यादा जानता है, फाउंडर अच्छे लोगों को हायर कर सकता है, वो मुझसे ज्यादा जानेंगे। तो मैं अगर वो काम करता हूँ तो कोई खास फायदा नहीं कर रहा, कोई अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं और कर पाते हैं। एक, हम फाउंडर को हायरिंग में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि हम टीम बनवा सकते हैं, क्योंकि लोग हमसे बात करते हैं। दूसरा, हम हेल्प कर पाते हैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में कि ग्लोबली क्या हुआ है, बाकी कंपनीज में जो डिफरेंट दूसरे स्पेसेस में है, लेकिन कई बार लर्निंग कॉमन होती है। तो हम वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में हेल्प कर पाते हैं कि ये गलतियां दूसरों ने की है, ये अच्छी चीजें दूसरों ने की है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और फाइनली फाउंडर डिसीजन लेता है। और तीसरा जो चीज हम कर पाते हैं वो फंड पाते हैं, क्योंकि हमारी कंपनीज जब आगे फंड रेज करती हैं तो हमारे जो बड़े इन्वेस्टर्स, हमसे बड़े इन्वेस्टर्स है, वो हमारे पास आते हैं, अपनी अच्छी कंपनीज बताओ। तो हम उसमें फंड रेजिंग में हेल्प करते हैं कि हम समझाते हैं हमारी कंपनी अच्छी क्यों है, इसमें क्या अच्छा है, क्या रिस्क है, और आप कैसे हम लोग मिलकर इस रिस्क को हटा सकते हैं। तो वो डिस्कशंस ठीक से करते हैं। तो ये 3 चीजें जो है, उन तीनों के कारण हम डीपली इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन हम ऑपरेशनल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, फाउंडर भी नहीं होना चाहेगा हमारे साथ ऑपरेशन इन्वॉल्व, बिकॉज वो एफिशिएंट नहीं है फाउंडर के लिए। फाउंडर हमसे पैसे चाहता है और हमसे साइड में हेल्प चाहता है। फाउंडर हमसे रोजमर्रा वाली चीजों में अगर हेल्प नहीं चाहता, बिकॉज वो टीम बना सकता है उसके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सारे आपने टिप्स दिए, आज कई प्रश्नों के आपने उत्तर दिए। सारे व्यूअर्स ने जिन्होंने आपको सुना, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोचिए कि वीडियो शेयर किसको किया जाए। बहुत लोगों को वीडियो काम आ सकता है, कुछ छोटा सा टिप्स उनकी लाइफ में एक बड़ा जे कर्व, एक बड़ी प्लानिंग में मदद कर सकता है, डी क्लटर करने में हेल्प करेगा, डी क्लॉगिंग में हेल्प करेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या प्रश्न है जिसका आप उत्तर चाहते हैं, ताकि हम अगले वीडियो की सीरीज में फंड रेजिंग के विषय में आपके प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रख सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, प्रतीक जी को आगे सुनने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रतीक जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू।